हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्टेडा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपके 50 प्रश्न, ओके दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे आपके 50 नंबर के पेपर आते हैं। इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, यानी 2 घंटे में आपको 50 नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप लोग पहले नोट्स बना लो, ताकि आपको आगे आने वाले टेस्ट क्लास में, प्रैक्टिस सेट के क्लास में हर एक क्वेश्चन से सॉल्व करने में आसानी हो। इसमें आपको 15 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं। आपके प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न से उठते हैं और गिरते भी हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि आज बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। और आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप लोग हर क्वेश्चन को लिखते हुए अपना नोट्स तैयार करिए। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको आज का पहला हेडिंग मिल जाएगा, शैक्षिक प्रशासन की अवधारणाएं। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि शैक्षिक प्रशासन की अवधारणाएं से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना होगा कि शिक्षक का कार्य केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, अपितु उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह छात्रों में अपेक्षित विचारों, आवश्यक कौशलों, क्षमताओं तथा नैतिक मूल्यों का विकास करे, साथ ही उनके प्रजातांत्रिक मौलिक तत्वों के प्रति विश्वास भी उत्पन्न करे। पूछेगा आपसे कि प्रशासन का अर्थ क्या होता है। प्रशासन का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा व्यवस्था। ओके दोस्तों, प्रशासन का अर्थ क्या होता है, आपका व्यवस्था हो जाएगा। आप लोग राइटिंग पर मत जाइए, बस केवल आप हेडिंग को देखिए और इसके प्रश्नों को देखिए, क्योंकि दोस्तों लिखना और आप तक पहुंचाना काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है। पूछेगा आपसे कि शैक्षिक प्रशासन के अर्थ के बारे में लिखिए। इसका अर्थ आपका हो जाएगा कार्य करना या सेवा करना और यह देखभाल करना तथा व्यवस्था करना आदि। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग नोट कर सकते हो। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है शैक्षिक आयोजन के प्रकार। अगर शैक्षिक आयोजन के प्रकार के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पहला लघुकालिक आयोजन, दीर्घकालिक आयोजन, राष्ट्रीय कालिक आयोजन, क्षेत्रीय आयोजन और संस्थागत आयोजन। ओके दोस्तों, आदि। ये आप लोग इन सारे प्रश्नों को 5 से 6 पॉइंट में लिखकर आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर एग्जाम में आपको प्रश्न अधिक मिलेंगे और टाइम आपको कहीं ना कहीं कम मिलता है। 2 घंटे में आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, इसलिए आप लोग हर प्रश्नों को एक सीमित दायरे में लिखते हुए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संस्थागत नियोजन का अर्थ है। संस्था नियोजन 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला आपका है संस्था प्लस गत प्लस नियोजन। ठीक है, ये आपके 3 शब्द यहाँ पे हो जाएंगे। ये यहाँ पे आपके 3 शब्द हो जाएंगे। अब यहाँ पूछा गया है आपसे कि संस्था का अर्थ क्या होता है, तो संस्था का अर्थ आपका हो जाएगा कोई कार्य करने का समूह। ठीक है, कोई भी कार्य करने का समूह यानी आपका संस्था के अंतर्गत आएगा। अर्थात आपका दुकान, स्कूल और संगठन, ये सब कहीं ना कहीं संस्था के अंदर आते हैं। और पूछेगा आपसे कि गत का अर्थ क्या है। अगर गत के अर्थ की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा उसमें या निहित। नियोजन का अर्थ क्या है, योजनाबद्ध तथा अनुशासित व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो ये सब अर्थ आपके हैं समूह, गत और ठीक है नियोजन। आप इन्हें लिख सकते हैं। संस्था का अर्थ है, गत का अर्थ है और नियोजन का अर्थ है। इसे आप लिखते हुए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट हेडिंग मिल जाएगा विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका है कि अध्यापन के लिए उचित वातावरण हो, मानवीय तथा भौतिक साधनों का उचित प्रयोग किया जाए, शिक्षकों तथा कर्मचारियों में आत्मविश्वास हो, नियंत्रण मूल्यांकन भी कहीं ना कहीं प्रभावी होना चाहिए, प्रयोग के लिए बच्चों को अवसर दिया जाए और जो दोस्तों वहाँ के संसाधन हैं, ठीक है, जो दोस्तों वहाँ की प्रयोगशालाएं हैं, उन सब का भी कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाए। ये आपके विद्यालय
प्रबंधन के उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। यह आवश्यक नहीं है कि जो हम आपको लिखा रहे हैं आप वही लिखिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, आपको ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। जो हमने आपको उत्तर बताए हैं आप इसको भी लिखिएगा और कुछ पॉइंट आप अपने एक्सपीरियंस से भी लिख सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है विद्यालय भवन संबंधित आवश्यकताएं। जब विद्यालय भवन का निर्माण होता है तो उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये भी यहाँ से पूछा गया आपसे। इसमें आपका नींव, दीवारें, छतें, फर्श, मंजिलें, कक्षा कक्ष, प्रवेश द्वार, प्रकाश व्यवस्था, जल और छात्रावास, इन चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है। पूछेगा आपके एग्जाम में कि विद्यालय भवन से आप क्या समझते हैं, विद्यालय भवन के बारे में टिप्पणी दीजिए, विद्यालय भवन के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते रहेंगे और आपको लिखना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी क्लास टाइम से आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विद्यालय को वित्तीय प्रबंधन के माध्यम, ठीक है, विद्यालय की वित्तीय प्रबंधन का माध्यम आपका कौन कौन सा है। इसमें आपका हो जाएगा विद्यालय अनुदान, ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु अनुदान, समुदाय से प्राप्त धन और विद्यालय की भूमि संपत्ति से प्राप्त धन आदि। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके विद्यालय वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आती हैं। जैसे यहाँ पे आपका है वित्त के स्रोत। आखिर तो इस उसका स्रोत क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा सरकारी निधियाँ और स्थानीय लोग जो होते हैं। उसके बाद तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके छात्र शुल्क भी हो जाएंगे और कुछ लोग दान भी करते हैं, आपका दान भी हो जाएगा। तो ये सब आपके विद्यालय स्रोत वित्तीय स्रोत के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शैक्षिक प्रबंधन, ठीक है। तो पहला आपका है शैक्षिक प्रबंधन एक विज्ञान है, शैक्षिक प्रबंधन एक कला है। ये आपके दोनों पॉइंट हो जाएंगे, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके अदा और पर्दा, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बन जाते हैं 99.9%, ठीक है दोस्तों। तो अदा के 3 अंग होते हैं, कितने होते हैं, इसके 3 अंग होते हैं, मानवीय अंग, भौतिक अंग और अपेक्षित अंग। ये आपके 3 अंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पर्दा, यानी ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 6 के नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप इन 6 को देख लीजिएगा, अच्छे से आप लोग इसे पढ़ भी लीजिएगा। अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमसे पूछ भी लीजिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया। शैक्षिक प्रबंधन प्रक्रिया के कितने भाग हैं, पूछेगा आपसे, आपको लिखना होगा कि शैक्षिक प्रबंधन की 9 भागें हैं। कितनी भाग हैं, 9 भाग हैं। यहाँ पे आपको 9 भाग देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको 9 भाग देखने को मिल जाएगा। निष्पत्ति, विकास, वित्तीय, विभाजन, क्रय, संप्रेषण, कार्मिक, कार्यालय और संस्थान, ये सब आपके प्रबंध के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका है कि शैक्षिक प्रबंधन के कार्य, यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा कि नियोजन कार्य, संगठन कार्य, निर्देशन, नियंत्रण और अभिप्रेरित और निर्णय लेना, ठीक है। ये यहाँ पे आपको 6 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। आप इन 5 से 6 पॉइंट को लिखते हुए अपने एग्जाम में आगे बढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया, उचित कार्य उचित आकार, उचित प्रकाश, उचित बैठक व्यवस्था, अनुशासन, वातावरण और पृष्ठपोषण, ठीक है, छात्र सहभागिता आदि, ये सब कहीं ना कहीं आपके कक्षा कक्ष के प्रबंधन के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर बच्चों को उचित प्रकाश मिलेगा, बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगेगा, अगर उन्हें उचित आकार मिलेगा, उन्हें बैठने की व्यवस्था, अनुशासन, वातावरण, दोस्तों कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा चलेगा और बच्चों के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास बहुत ही अच्छे से होगा, ठीक है। उसमें एक भी शंका नहीं मिलेगा आपको। जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा समय सारणी। देखिए दोस्तों, समय सारणी हर किसी के जीवन में होता है, ठीक है। आप हाई स्कूल में थे, इंटर में थे, आप बीए या बीएससी कर रहे थे या फिर आप अब भी करते हो, समय सारणी हर प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों। कई कई समय सारणी होते हैं, कई कई प्रकार के होते हैं कि हम सुबह उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो समय सारणी की बात करें तो इसमें आपका पहला है
समय सारणी की आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि आखिर समय सारणी की आवश्यकता क्या होता है। ओके दोस्तों, समय सारणी हम लोग क्यों बनाते हैं, समय सारणी के लाभ, समय सारणी की हानि, इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा। और ये सब चीज़ें हम जब दोस्तों हम आपको लॉन्ग क्लास देंगे, ठीक है, जब हम आपका लॉन्ग क्लास का क्लास देंगे, हम इन चीज़ों को उसमें ऐड कर लेंगे। आप अभी तक हेडिंग लिख लीजिए कि ये चीज़ें आपको भी पढ़ना बाकी है। ठीक है, उसके बाद समय सारणी का उद्देश्य, समय सारणी का महत्व और समय सारणी निर्माण के सिद्धांत हैं। तो सिद्धांत की बात करें कि आखिर समय सारणी के सिद्धांत क्या हैं। छात्र हित संबंधित सिद्धांत हैं और अध्यापक हित के अंतर्गत सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, छात्र के हितों के लिए समय सारणी बनाया जाता है और अध्यापक के हितों के लिए, ताकि विद्यालय में ये हो कि बच्चों को इस टाइम के अंदर ये पढ़ाना है। ठीक है, इस टाइम के अंदर ये पढ़ाना है। इससे छात्र और अध्यापक दोनों को कहीं ना कहीं हितकारी होता है। ठीक है, दोनों के लिए कहीं ना कहीं हितकारी होता है। समय सारणी, समय सारणी के निर्माण में कठिनाइयाँ। अब कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। अध्यापकों का अभाव। इसे मान लो अगर अध्यापक का मन है कि मैं मैथ को मॉर्निंग में पढ़ाऊंगा, ठीक है, बच्चों को हम मैथ मॉर्निंग के टाइम में पढ़ाऊंगा। दोस्तों अगर सभी टीचर यही करेंगे तो कहीं ना कहीं हर हर दोस्तों हर ठीक है, देखिए हर एक क्लास को हर टाइम से एक ही टाइम में मैथ का क्लास नहीं मिल सकता है। ठीक है, और किसी का हिंदी का पढ़ाने का मन है, किसी का साइंस है, तो इसमें कहीं ना कहीं अध्यापकों का अभाव देखने को मिल जाता है। ठीक है, कक्षाओं का अभाव। अगर मान लो बच्चे अधिक हैं, कक्षा कम है, ठीक है दोस्तों, कक्षाएं कम हैं, ठीक है, यानी क्लास क्लास कम है, उसके बाद बच्चे अधिक हैं, अध्यापक कम है और रूम भी कम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कक्षाओं का अभाव देखने को मिल जाएगा। भौतिक संसाधनों का अभाव। अगर बच्चों को आप कुछ भी पढ़ाते हो, अगर आपको उस समय सारणी के अंदर उस टाइम के अंदर भौतिक संसाधन नहीं मिलेगा तो बच्चों का समय सारणी खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर भौतिक संसाधनों का अभाव भी होता है। विद्यालय में छात्रों की अधिक जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या अगर मान लो विद्यालय में छात्रों की अधिक है, वहाँ पर समय सारणी काम नहीं करेगा। अंशकालीन अध्यापकों की नियुक्ति। ओके दोस्तों, यानी कम टाइम के लिए कम अध्यापकों की नियुक्ति करना, ये भी कहीं ना कहीं समय सारणी को बनाने में कठिनाइयाँ आएगी। यहाँ पे आप नेक्स्ट है कि पाठशालागामी क्रियाकलापों में कठिनाइयाँ। यहाँ पे आपको 6 पॉइंट दिख रहा है। कितने पॉइंट यहाँ पे आपके हैं, यहाँ पे आपको 6 पॉइंट दिख रहा है। इन 6 पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अंधानुकरण, समय सारणी में कम महत्व, छात्र संसाधनों का अभाव, अध्यापकों की अरुचि, वही चीज में भी लिखा है बार बार, छात्रों की अरुचि और 6वां आपका है सीमित क्रियाएं। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पाठशालागामी क्रियाकलापों के प्रकार। शैक्षिक कार्यक्रम, संगीत एवं नाट्य क्रियाएं, खेल कूद प्रतियोगिताएं, शारीरिक व्यायाम, छात्र संघ, समाज कल्याण संबंधित क्रियाएं, विद्यालय प्रार्थना सभा और एनसीसी आदि। ये सब कहीं ना कहीं आपके पाठशालागामी क्रियाकलापों के प्रकार के अंतर्गत आ जाएंगे। इन सब हेडिंगों को आप लोग नोट करते हुए आगे जरूर बढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विद्यालय अभिलेख के प्रकार। विद्यालय अभिलेख के यहाँ पर आपके 5 प्रकार हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहला आपका है समान अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, वित्तीय अभिलेख, उपकरण अभिलेख और पत्र व्यवहार अभिलेख है। अभिलेख से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके जरूर बनेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विद्यालय में संभावित आपदाओं के प्रकार। अब यहाँ पर विद्यालय में संभावित आपदाओं के प्रकार के बारे में कहा गया है। पहले आप ये जान लो कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। आपकी आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं और कृत्रिम आपदाएं। ओके दोस्तों, यानी मानव के द्वारा आपदाएं और कृत्रिम आपदाएं। जो प्राकृतिक देगा आपदा वह अलग होता है, और दोस्तों जो ठीक है मानव मनुष्य देता है आपदा, यह कहीं ना कहीं अलग होता है। अब प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत कौन कौन आएगा, इसमें आपका होगा भूकंप, तूफान, महामारी। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत आ जाएंगे। मानव की बात करें दोस्तों, बम, ठीक है, बम गिराना, फोड़ना, आग लगाना, झगड़ा करना। ओके दोस्तों,
कहीं ना कहीं ये सब आपके मानव आपदाओं के अंतर्गत आ जाती हैं। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत। यहाँ पूछा गया है आपसे प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में। प्रजातांत्रिक प्रबंधन, आंकड़ों का वैज्ञानिक लक्ष्य निर्धारण एवं योजना, सावधिक निरीक्षण और लचीलापन, ये आपके पांचों बिल्कुल सही हो जाएंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अच्छे शिक्षक, जरा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, अच्छे शिक्षक को व्यक्तित्व में 10 गुण होने चाहिए। अब वो 10 गुण दोस्तों कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है आपसे 10, एक गुण आप अपने अंदर खोज कर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 कहा गया है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपसे 10 कहा गया है, 10 गुण, हमने यहाँ पर 9 गुण लिखाए हैं और एक गुण आपको अपने अंदर खोज कर लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। कहीं ना कहीं एक अच्छे शिक्षक के अंदर सहानुभूति, जीवन शक्ति, ठीक है दोस्तों, शुभचिंतक, उत्साह, ये सब होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब आपके अंदर क्या है इन सब में, वो आप जानो। पर्यवेक्षण के गुण, पर्यवेक्षण के गुण की बात की जा रही है तो व्यक्तिगत गुण, प्रशासनिक क्षमता और व्यवसायिक ज्ञान, ये आपके 3 पर्यवेक्षण के गुण के हो जाएंगे। पर्यवेक्षण के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है, पर्यवेक्षण कितने प्रकार के होते हैं, पर्यवेक्षण के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है, आपको लिखना होगा 23, ठीक है, यानी 23। ये आपके 23 बिल्कुल सही हो जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपका है कि विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र, किसका क्षेत्र है, विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र है। मानसिक विकास और शारीरिक विकास है, कितने यहाँ पे आपके हैं, यहाँ पे आपके 2 हैं, मानसिक विकास और शारीरिक विकास, ये यहाँ पे आपको 2 चीजें देखने को मिल जाएंगी। जस्ट यहाँ पे आपका है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, कहाँ पे है, ठीक है, आपका नई दिल्ली में है। पूछेगा आपसे कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, आपको लिखना होगा नई दिल्ली में। कहाँ पे आपका है, आपका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था, 17 अगस्त 1995 को स्थापित किया गया था। कब है, 17 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि 20 सितंबर दोस्तों, 20 सितंबर 1985 ईस्वी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली में। कब किया गया था, 20 सितंबर 1985 में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको पता ही है इलाहाबाद में है दोस्तों। कहाँ पर है, इलाहाबाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और जो हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को कंटिन्यू लेते हैं, उनका फर्ज है कि अपने दोस्तों तक, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि वो लोग भी ऐड हो, ताकि किसी का भी कोई भी क्लास मिस ना हो। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।